सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग दैट स्त्रियों में उत्तर बस्ती आर्तव काल में देते हैं। स्त्रियों में उत्तर बस्ती आर्तव काल में कब देते हैं? जब योनि मार्ग में देनी हो तो। मूत्र मार्ग में अगर बस्ती देनी हो तो आर्तव काल तक रुकने का जरूरत नहीं है। उत्तर बस्ती आर्तव काल में क्यों देते हैं स्त्रियों में? क्योंकि आर्तव काल में स्त्री का एक्सटर्नल ऑस इंटरनल ऑस नेचुरली खुला हुआ होता है। So usually Uttar Basti in the Stree is given 3 to 4 days after the menses. 3 to 4 days after the menses. So the next slide tells that how we are going to give the Uttar Basti in the Stree. Stree में उत्तर बस्ती कैसे देंगे? तो जैसे पुरुष को जानुसम पीठ पर बिठा के उसका उपस्थ हृष्ट करके बस्ती दी जाती है, वैसे ही स्त्री में उत्तर बस्ती उत्तान शयन। उत्तान शयन मतलब पीठ पर सुला के तथा सख्ती संकोच, दोनों सख्तियां, दोनों जांघें, दोनों थाइज को बाजू करके, दोनों थाइज को बाजू करके, दोनों थाइज बाजू करेंगे तो द वजाइनल एंड द यूरेथ्रल ऑरिफिस इज क्लियरली विजिबल, ठीक तरह से विजिबल हो जाता है। स्त्री के मूत्र मार्ग में अगर बस्ती देनी है तो बस्ती नेत्र को 2 अंगुल तक अंदर डालना है। 2 अंगुल तक अंदर डालना है। ये सब चीजें पुरुष में नहीं होती। पुरुष में उन्होंने क्या कहा कि उपस्थ को, पेनिस को इरेक्ट कीजिए, पहले शलाका से आप नापिए कि कितना लंबा ट्रैक है और उसके बाद आप बस्ती दीजिए। लेकिन स्त्री के मूत्र मार्ग में 2 अंगुल उन्होंने प्रमाण बताया है। बालिका है, अगर छोटी बच्ची है तो उसके मूत्र मार्ग में अगर डालना है तो 1 अंगुल की मात्रा मूत्र मार्ग में बस्ती नेत्र की डालनी है। अब अगर योनि मार्ग में डालनी है स्त्री के तो 4 अंगुल नेत्र की मात्रा डालनी है। यहाँ पर जो योनि मार्ग है, ये योनि मार्ग, इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम द वजाइना, और इवन इफ वी टेक इट टू स्टार्ट फ्रॉम द वजाइना, the uterus, the internal os of the uterus is very much inside. It is already 4 to 5 angul inside. So it is expected that जब हम स्त्री में वजाइनल रूट में बस्ती, उत्तर बस्ती दे रहे हैं तो हमको पहले उस यूटेराइन माउथ को पकड़ के, खींच के बाहर लाना है। बिकॉज इट इज क्या कहते हैं उसको, इट इज हेल्ड बाय लिगामेंट्स। तो अगर हम यूटेराइन माउथ को पकड़ के नीचे खींचेंगे तो वो आ जाएगा, तो यूटेराइन माउथ को और एटलीस्ट विजिबल हो जाएगा, बिकॉज अदरवाइज द यूटेरस इज नॉट विजिबल थ्रू द वजाइना। तो विजिबल हो जाएगा। विजिबल होने के बाद फिर इंटरनल ऑस से बस्ती नेत्र को अंदर डालना है 4 अंगुल तक, और बस्ती पुट को दबा के बस्ती अंदर डालनी है। अब ये देखो, स्त्री के मूत्र मार्ग में 2 अंगुल, बालिका के मूत्र मार्ग में 1 अंगुल, स्त्री के योनि मार्ग में 4 अंगुल, तो बालिका के योनि मार्ग में कितना अंगुल क्यों नहीं दिया हुआ? उसका कारण यह है कि बालिका के योनि मार्ग में कभी उत्तर बस्ती देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उत्तर बस्ती इनफर्टिलिटी या अलग अलग योनि रोगों में दी जाती है, जो ज्यादा करके बालिकाओं में होते ही नहीं है, ये तो स्त्रियों में ही होते हैं। इसीलिए बालिकाओं के योनि मार्ग में कितने अंगुल डालना है उसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। अच्छा, जैसे पुरुष में हमने उत्तर बस्ती देने के बाद योनि मार्ग में वर्ती डाली, वैसी ही वर्ती बालिकाओं में भी या स्त्रियों में भी योनि मार्ग में डालनी पड़ती है। लेकिन मूत्र मार्ग वाली बस्ती जो है वो ज्यादा मोटी नहीं होती, बिकॉज द ऑरिफिस और द होल एंड द कैनाल इज स्मॉलर, वेर एज इन द योनि मार्ग द ऑरिफिस और द कनाल और द होल इज बिगर। तो यहाँ भी वर्ती डालनी पड़ती है, लेकिन मोटी वर्ती डालनी पड़ती है। मोटी मतलब अर्धांगुल। तो मूत्रगत या
बस्तीगत व्याधि खत्म होने के बाद अब हम शिरगत व्याधि में आते हैं। शिरगत व्याधि में उन्होंने 4 प्रकार के व्याधि बताए हैं जो इससे पहले त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय में नहीं बताए। ये 4 प्रकार के व्याधि जो हैं ये इसीलिए बताए हैं क्योंकि इन 4 व्याधियों में नस्य का बहुत अच्छा उपयोग होता है और ये जो सिद्धि स्थान है ये पूरा पंचकर्म से रिलेटेड है, तो नस्य का सबसे ज्यादा अच्छा उपयोग होता है। और ये जो नस्य है ये नस्य को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने पंचकर्म में वमन को डिस्क्राइब कर दिया, विरेचन को डिस्क्राइब कर दिया, उत्तर उत्तर बस्ती को कर दिया, अनुवासन बस्ती को कर दिया, आस्थापन बस्ती को कर दिया, तो अब उनको नस्य नस्य के व्यापद डिस्क्राइब करने हैं। तो नस्य और नस्य के व्यापद उन्होंने त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय में डिस्क्राइब किए हैं शिरगत व्याधि के अंडर। अब पहला व्याधि है शंखक, दूसरा अर्धावभेदक, तीसरा सूर्यावर्त, चौथा अनंतवान। तो हम पहले चलते हैं शंखक में। व्हाट इज शंखक? वात पित्त और रक्तज व्याधि है, तीनों दोषों का प्रकोप होता है। शंख प्रदेश में संश्रय होता है, दाह शूल और राग शोथ होता है। शोथ मतलब सूजन, दाह मतलब जलन, शूल मतलब पेन, राग मतलब रेडनेस। विष के जैसा मारक होता है 3 दिन में, 3 दिन में मारक होता है। ओके, तो इसको हम कोरिलेट करने जाएं तो दिस कैन बी कोरिलेटेड विथ सम क्लॉट, some clotting in the carotid or any of the arteries nearby। अगर कोई क्लॉट होके लॉज हो गया तो ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है और वो क्लॉट जहां हुआ है वहां पर शोथ और दाह होना चालू हो जाता है। तो दिस कैन बी कोरिलेटेड विद द क्लॉट बिकॉज ऑफ 2-3 थिंग्स। फर्स्ट इज इट्स रक्तज ओरिजिन, इट्स रक्तज ओरिजिन, it has something to do with रक्त। सेकेंड इज शंख प्रदेश में ब्लॉक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा विष के जैसा मारक होता है, एनी क्लॉट इन द ब्रेन कैन टेक लाइफ इमीडिएटली। तो इसीलिए विष के जैसा मारक होना इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज अ डिसीज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो अब इन्होंने इसकी ट्रीटमेंट देखो क्या बताई है। इन्होंने इसकी ट्रीटमेंट बोली है नस्य करो, शिरोधारा करो और विसर्प की चिकित्सा करो, लेकिन पेशेंट को साध्यासाध्यत्व के बारे में पहले ही बता देना। पेशेंट को ये जरूर से बता देना कि ये जो व्याधि है ये 3 दिन में कुछ भी हो सकता है। 3 दिन के बाद अगर कुछ नहीं हुआ, व्हाट हैपेंस आफ्टर 3 days? After 3 days, it is a well-known fact that the body starts reabsorption of the clot। Google करा, Google कीजिए clot and its reabsorption। You will come to know that any clot which has happened in the body is totally absorbed in the body within 6 months of happening। 6 महीने के अंदर अंदर, and the body starts its blood flow within 3 days, within 3 days, sometimes as early as 12 hours। तो the body knows। ये डॉक्टर लोग खाली फकट क्यों क्लॉट वॉट की सर्जरी करते हैं पता नहीं, बट इफ यू डोंट हैव अ क्लॉट which is 100% blockage and the blood is smoothly moving through the clot all over the distal part of the area, we really don't need to do anything to the clot, we just need to change our lifestyle। anyway, तो ये शंखक है। इसके बाद हम अर्धावभेदक पे जाते हैं। अर्धावभेदक सबको पता है, आधा सर का दर्द होना, आधा सर दुखना। ओके, तो अर्धावभेदक और सूर्यावर्त, अर्धावभेदक और सूर्यावर्त आर 2 different टाइप्स ऑफ माइग्रेन विच वी कम टू। अभी अभी मतलब करंट कंडीशंस में हमको जो माइग्रेन देखने को मिलता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज अर्धावभेदक, वन इज सूर्यावर्त। सो लेट अस सी व्हाट इज अर्धावभेदक।
अर्धावभेदक में वात कफज व्याधि स्व कारण से प्रकोप होता है, मतलब वातज कारण से, वृक्ष खाने से, रात को जगने से, सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ व्याधिज दे गेट प्रकोपित, ऑल दीज टाइप्स, मतलब वात दोष गेट्स प्रकोपित बिकॉज ऑल इट्स ओन सिम्टम्स, कफ दोष गेट्स प्रकोपित बिकॉज इट्स ओन सिम्टम्स। तो यहाँ आप निदान में वातज निदान और कफज निदान जो जनरलाइज है वो लिख सकते हो। शिर और शिर में संश्रय कर लेते हैं वात और कफ। अब जब वात और कफ संश्रय करते हैं तो ये ध्यान रखने जैसी चीज है कि अवरोध जो है वो कफ से होता है और वात की जो मूवमेंट है वो बंद हो जाती है हमेशा। वात और कफ एक साथ संश्रय तभी कर सकते हैं जब कफ बढ़ा हुआ है और वात की मूवमेंट रुक जाती है। वात बढ़ने से कफ ज्यादा रुक्ष रुक्ष होते जाता है और इसीलिए उसका अवरोध ज्यादा बढ़ते जाता है और वात उसके वजह से और बढ़ता है। वात और कफ शेक हैंड करके एक साथ नहीं बढ़ सकते, जब भी वात और कफ एक साथ बढ़ते हैं तो अवरोध होता ही है। तो शिर में संश्रय अवरोध होने की वजह से मन्या मतलब गर्दन, भ्रू मतलब आईब्रो एरिया, शंख मतलब टेम्पल्स या साइड वाला एरिया, ललाट मतलब फॉरहेड, कर्ण मतलब कान, इन सब एरियाज में शूल चालू हो जाता है। शूल चालू हो जाता है और इन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा दिन के बाद नजर या श्रवण का नाश हो जाता है। नाउ ये एक ही सिम्टम जो है जिसके कारण अर्धावभेदक कैन ऑल्सो बी कोरिलेटेड टू increased intraocular pressure, increased intraocular pressure, क्योंकि increased intraocular pressure में भी भ्रू ललाट में बहुत दर्द होता है, सीवियर हेडेक। एट द सेम टाइम इफ बहुत देर तक रुका रहा तो विजन जाने के चांसेस होते हैं। अब ये विजन जाता है, दिस इज टेम्पररी, दिस इज नॉट परमानेंट, लेकिन विजन जाने के चांसेस होते हैं। तो दैट इज वाई अर्धावभेदक कैन ऑल्सो बी कोरिलेटेड विथ ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा इज इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ओके, फिर इसमें ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए? इन्होंने कहा कि चतुस्नेहोत्तमा मात्रा शिरक काय विरेचनम, चारों स्नेह घृत तेल वसा मज्जा, चारों स्नेह की उत्तम मात्रा, उत्तम मात्रा मतलब जो मात्रा स्नेह के लिए सबसे अच्छी है। रसी असी मात्रा मतलब सबसे कम मात्रा जो हम अच्छा स्नेह पान में देते हैं, लेकिन स्नेहोत्तमा मात्रा मतलब सबसे अच्छी मात्रा देनी चाहिए पीने के लिए या नस्य के लिए। क्षीर विरेचन, काय विरेचन, काय विरेचन मतलब विरेचन, क्षीर विरेचन मतलब नस्य। नाड़ी स्वेदो घृतम जीर्णम, नाड़ी स्वेद मतलब वो जो आजकल वो कुकर से भाप लेते हैं ना, दैट इज नाड़ी स्वेद। घृतम जीर्णम, जीर्ण घृत बहुत पुराना घी। बस्ती कर्म अनुवासनम मतलब अनुवासन और आस्थापन दोनों टाइप के बस्ती करने चाहिए। उपनाह शिरोबस्ती, उपनाह मतलब पोल्टिस, शिरोबस्ती, शिरोबस्ती में, शिरोबस्ती अगर किसी ने देखा है तो सर के ऊपर एक बड़ा सा ट्यूब जैसा चीज बांध देते हैं और जिसमें बस्ती द्रव्य जो है वो 4 अंगुल तक, सिर के ऊपर 4 अंगुल तक डालते हैं। उसके बाद दहनम च अत्र शस्यते, दहनम मतलब अग्निकर्म, अर्धावभेदक में अग्निकर्म करना भी उपयुक्त है। तो ये हो गया अर्धावभेदक। अब हम चलते हैं सूर्यावर्त। सूर्यावर्त में वात और रक्तज व्याधि है, वात और रक्तज व्याधि है, स्व कारण से प्रकोप, शिर में संश्रय। इनका इसका स्पेसिफिक ये है कि दिनमान अनुसार दर्द में वृद्धि क्षय होता है। ज्यादा करके दर्द जो है वो शिर प्रदेश में और अर्धावभेदक जैसे ही होता है, लेकिन माइग्रेन में दर्द नीड नॉट बी इन हाफ पार्ट ऑफ द हेड। माइग्रेन में इट कैन बी लोकेटेड इन वन एरिया
माइग्रेन में मतलब सिर्फ कोस्टल एरिया, पराइटल एरिया, of course it can be in half area also, but the this type of migraine has one specific symptom which is जैसे ही दिन चालू हो जाता है हल्का हल्का दर्द चालू हो जाता है, जैसे ही सूरज 12 बजे ऊपर आता है तो दर्द अपने पीक पे पहुंचा हुआ रहता है, मतलब द पीक ऑफ द पेन इज बिटवीन 12 o'clock to 2 o'clock इन द आफ्टरनून, एंड देर आफ्टर 2 o'clock के बाद धीरे 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 दर्द जो है वो कम हो जाता है। रोज दर्द नहीं होता, लेकिन जब भी दर्द होता है इट फॉलोज द सेम पैटर्न, इट फॉलोज द सेम पैटर्न। तो इसीलिए दिनमान के अनुसार दर्द में वृद्धि क्षय होना सूर्यावर्त का लक्षण है। इन्होंने ये कहा है कि वात और रक्त जो है वो ब्रेन को पिघला देते हैं, सूर्य के साथ ब्रेन को पिघला देते हैं, और फिर जैसे जैसे सूर्य नीचे आना चालू हो जाता है वैसे ब्रेन जो है वो फिर से जड़ीभूत हो जाता है, फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, एक्चुअल में कोई ब्रेन पिघलता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि डिपेंडिंग अपॉन द दोष, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम, डिपेंडिंग अपॉन द time of the day, the area is irritated, the brain area is irritated, it is excited, which causes severe pain. Now this pain is focused more on the shira region, अनलेस पिछले स्लाइड में हमने देखा अर्धाव भेदक में भ्रू में भी आता है, मन्या में भी आता है, ललाट में भी आता है, शंख में भी आता है, कर्ण में भी आता है, वैसे सूर्यावर्त में इतने सब जगह पर नहीं होता। इट इज मोर फोकस्ड इन द स्कल और द ब्रेन रीजन। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या करने को बोला है, देखो सूर्यावर्त में भी और अर्धावभेदक में भी घृतपान, भोजनोत्तर घृतपान, नस्य और विरेचन। द फर्स्ट लाइन वाज द सेम, फर्स्ट लाइन वाज द सेम, चतुस्नेहोत्तमा मात्रा शिर काय विरेचनम। यहाँ भी भोजनोत्तर घृतपान और नस्य और विरेचन। फिर त्रिस्नेहों का शिर पे धारण। यहाँ त्रिस्नेह कौन से हैं, घृत, वसा, मज्जा। त्रिस्नेह में सिर्फ एनिमल ओरिजिन के स्नेह आते हैं, तो त्रिस्नेह का शिर पर धारण करना है, या तो शिरोबस्ती लेनी है या फिर एक किसी गॉज पीस को डुबा के सिर पे गॉज पीस रख देना है, मांस के साथ भक्षण करना है। अलग अलग मांसों को घृत भर्जित करके, अलग अलग मांसों को घी में भर्जित मतलब रोस्ट करके खाना है। जीवनीय गण और दूध से बने हुए द्रव्य का नस्य लेना है। इंटरेस्टिंग थिंग कि व्हाट वी हैव सीन, ऑफ कोर्स ये मेरा डिस्कवरी नहीं है, मुझे हमारे एक सर ने बताया था कि जब सूर्यावर्त होता है तो व्हाट मतलब फर्क किस चीज से पड़ता है, जलेबी, जलेबी को दूध में डुबा के खाने से अच्छा लगता है। जब जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे कभी जिंदगी में सरदर्द हुआ ही नहीं, कोई भी टाइप का सरदर्द नहीं हुआ, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू ईट जलेबी। तो जलेबी को दूध में डुबाने से क्या होता है, एक तो स्नेह होता है और मधुर रस होता है, वात और रक्त दोनों को शांत करने वाला। और दूध में डुबाने का क्यों, क्योंकि दूध जो है वो सूर्यावर्त में अच्छा बताया गया है। देन वी कम टू अनंतवात, द लास्ट पार्ट ऑफ शिरोरोग, अनंतवात। अनंतवात त्रिदोषज व्याधि है, हर दोष का स्व कारण से प्रकोप होता है। ये मैं यहाँ स्व कारण से प्रकोप लिख रहा हूँ, मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 लाइन के आगे आपको हर एक दोष के प्रकोप के कारण भी लिखने हैं, ठीक है। तो अनंतवात कहाँ होता है, अनंतवात ज्यादा करके शिर के पीछे की तरफ होता है। सूर्यावर्त, शंख, शंखक साइड में होता है, सूर्यावर्त और सूर्यावर्त और नाम भूल गया मैं, सॉरी, अर्धाववेदक। सूर्यावर्त और अर्धाववेदक जो है वो सर में या मतलब ओवर द अपर पार्ट ऑफ द स्कल होता है, जबकि अनंतवात इज अ डिसीज विच हैपेंस इन द रेयर पोर्शन, मोर रेयर पोर्शन ऑफ द स्कल। तो अनंतवात में मन्या, मन्या इज द
गर्दन, चक्षु, भ्रू, शंख में संश्रय होता है। ज्यादा करके दर्द जो होता है मन्या में होता है। द सेरिबेलम एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स, ये पीछे वाले पार्ट में ज्यादा होता है। अनंतवात, स्पंदन होता है। स्पंदन मतलब ट्विचिंग लाइक फीलिंग। अनुग्रह, अनुग्रह लॉक जॉ और शूल। तो अनंतवात में सिरा व्यध मतलब सिरा को वेद करने के लिए कहा है। साथ ही साथ सूर्यावर्त में बताई गई चिकित्सा, सूर्यावर्त में उन्होंने जो भी चिकित्सा बताई है, त्रिस्नेह को सिर पे धारण करना, उसके बाद जीवनीय गण, दूध से बने द्रव्य के नस्य, तो अनंतवात में ये चिकित्सा भी बताइए। अगर सिर में कंप है, ऐसे हिलता है, तो गुड़ुची बला रासना मतलब वातग्न और जीवनीय गण का स्नेह बना के उसको पीने के लिए या फिर उसका नस्य देने के लिए कहा गया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पेस्ट द chat link here, but we will continue with the lecture. आप बीच बीच में चैट में जाके आप ये करते रहिए, कारण आई वॉन्ट टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे। 3-4 ही स्लाइड रह गए हैं। सो हियर इज योर लिंक right here. Here is your link for attendance. आ गया। Okay, so I will open the attendance and then let me open that. Okay, the attendance is open. आप लोग attendance दे सकते हैं. By the end of the lecture, we'll take it manually also. तो resume share, new share. Okay, नहीं तो what we will do is we will finish NASA next time only. क्योंकि कितने हैं, 1 2 3 4 4 ही स्लाइड है, 5 6 स्लाइड है, 6। तो नस्य का महत्व क्या है? नासा ही शिरसो द्वारम। ठीक है, नासा ही शिरसो द्वारम मतलब सर में। आज हम ओपन ब्रेन, इंट्राक्रैनियल, ओपन स्कल, ये सब टाइप के सर्जरीज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनका मानना था या उन्होंने देखा था कि अगर स्कल के सर्जरीज हम करने को जाते हैं तो आदमी मर जाता है। तो इसीलिए द ओनली एरिया और द ओनली मतलब सिर्फ वही रीजन से वो सर में पहुंच सकते थे जहां से उनको इफेक्ट दिख रहा था। तो व्हाट दे हैव सीन दैट सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो नासा रूट से दवा देने से होता है। तो इसीलिए उन्होंने नासा ही शिरसो द्वारम, यहाँ नासा मतलब वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नहीं है, नासा मतलब ना। ओके, तो नस्य के उन्होंने प्रकार बताए हैं। नावन, नावन मतलब तेल डालना। अवपीड़, अवपीड़ मतलब काढ़ा डालना या दबाना। अवपीड़ में नस्य दबा के देते हैं। धूमापन, ध्वापन मतलब फूकना, पाउडर को फूकना। धूम मतलब धुआं लेना। और प्रतिमर्श मतलब सिर्फ नाक में स्नेहन करना, छोटी उंगली से नाक में स्नेहन करना। तो नावन के 2 प्रकार बताए उन्होंने, स्नेहन और शोधन, जिसमें हम या तो तीक्ष्ण तेल डाल सकते हैं या तो स्नेहन करने वाला तेल डाल सकते हैं। अवपीड़ के भी 2 प्रकार बताए उन्होंने, स्तंभन और शोधन। स्तंभन में हम कोई ऐसी चीज नाक में डाल सकते हैं जो स्तंभन करे, नाक से अगर रक्त आ रहा है तो उसका स्तंभन करे। और शोधन मतलब कोई ऐसी चीज डाल सकते हैं जो नाक से पानी का बहाव या दोषों का बहाव बढ़ा दे। धूमापन, धूमापन मतलब शोधन नस्य ही होता है। धूमापन में हम एक बड़ी सी नली लेते हैं, उसमें पाउडर भरते हैं, 6 अंगुल की नली होती है, उसमें पाउडर भरते हैं, उसका एक छोर जो है वो नाक के अंदर डाल देते हैं और दूसरे छोर से फूंकते हैं, फूंकते हैं।
तो वो पाउडर जो है वो नाक के अंदर तक चली जाती है। उसके बाद आता है धूम। धूम में भी दो प्रकार हैं, एक शोधन धूम, एक शमन धूम। मतलब जब हम वमन विरेचन आदि करते हैं तो हम धूम लेते हैं। ये जो धूम है जो बचे हुए कफ के शमन के लिए बताया गया है, बचे हुए कफ के शमन के लिए बताया गया है। लेकिन वैसे ही हम नस्य जब देते हैं, मतलब नाक से जब धूम देते हैं, तो वो कफ को निकालने के लिए वैरेचनिक धूम भी दे सकते हैं, जिसको शोधन धूम भी कहा गया है। प्रतिमर्शनस्य, प्रतिमर्शनस्य में सिर्फ उंगली को तेल में डुबा के नाक के अंदर घुमा के नाक का एरिया स्नेहन करना होता है। इसीलिए नस्य के 3 प्रकार हैं। शोधन, अगर हमने सबका देखा तो शोधन, शमन और तर्पण। तर्पण को हम स्नेहन नस्य भी कह सकते हैं। तो शोधन, शमन और तर्पण या स्नेहन नस्य। शोधन को हम विरेचनिक नस्य भी कह सकते हैं। नस्य का प्रयोग कैसे करते हैं? अगर कफज व्याधि है तो शोधन नस्य करते हैं, अगर वातज व्याधि है तो तर्पण या स्नेहन नस्य करते हैं, रक्त पित्तादि विकार में शमन नस्य करते हैं। धूम और धूमापन जो है ये दोनों भी तीक्ष्ण नस्य हैं, तो इसीलिए इन दोनों का विचार करके कि इस पेशेंट को देना चाहिए क्या, इसके दोषों का बढ़ा हुआ कितना है, कहाँ तक फैला हुआ है, ये सब चीजें ध्यान रख के धूम और धूमापन नस्य देते हैं। अब नस्य कर्म और की विधि और उसके बाद उसके पथ्य उन्होंने वर्णन किया है कि नस्य कर्म देते कैसे हैं। ये ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है कि सर नीचे रख के फिर नासिका को थोड़ा सा ऊपर उठा के एक नाक में 2 बूंद डाल के, 2 बूंद ही नहीं, जितने भी बूंद उस पेशेंट में एक्सपेक्टेड है उतने डाल के दूसरे नाक को बंद करके, फिर जब तक वो नस्य का पार्ट जो है वो गले तक नहीं आता तब तक रुक के, उसके बाद उठ के फिर थोड़ा सा स्वेद लेके फिर गरारे करके, गरम काढ़े से गरारे करके, ये सब विधि जो है ये आपने फर्स्ट ईयर में सीखी हुई है। और उसके बाद पथ्य क्या है? तुरंत खाना नहीं खाना है, गर्म पानी पीते रहना है। तो ये सब पथ्य है नस्य कर्म के। अब नस्य हो गया तो नस्य के व्यापक। अब ये ध्यान रखना है कि नस्य के व्यापक सिर्फ 2 ही नस्य में हो सकते हैं, या तो स्नेह नस्य में हो सकते हैं, या तो मतलब तर्पण नस्य जो है उसमें हो सकते हैं, या शोधन नस्य में हो सकते हैं। जो प्रतिमर्श नस्य है उसमें तो सिर्फ हम तेल घुमा रहे हैं, तो प्रतिमर्श नस्य में कोई व्यापक नहीं होता। साथ ही साथ जो शमन नस्य है उसमें भी कोई व्यापक नहीं होता, क्योंकि हम किसी चीज को शमन करने के लिए दे रहे हैं। तो स्नेहन नस्य में अगर अजीर्ण में भुक्त, मतलब खाना खाया हुआ है, जल पीता है, पानी पिया हुआ है, ठंडी में ज्यादा नस्य दिया हुआ है, प्रतिशाय में सर्दी में नस्य दिया है स्नेहन नस्य, या स्नेहपान या स्नान के बाद अगर स्नेहन नस्य दिया है, अगर आप देखो ये सभी जो प्रकार हैं ये कफ बढ़ाने लगे या कफज रोग है, सभी कफज रोग है। तो कफज रोग के बाद अगर स्नेहन नस्य दिया गया है तो स्नेहन नस्य के व्यापद उत्पन्न होते हैं। व्यापद में क्या होता है? सिंपल है, कफज रोग उत्पन्न हो जाते हैं और कफ का शोधन करने वाले तीक्ष्ण कर्म, तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य से कर्म करने, मतलब स्नेहन नस्य का चिकित्सा शोधन नस्य है। ओके, उसके बाद शोधन नस्य, शोधन नस्य में दुर्बल, विरेच्य, गर्भिता, क्षुधित, तृषार्त, ये सब वात वृद्ध वाले लक्षण है। तो अगर क्लांत मतलब थका हुआ, वात व्याधि, इनमें अगर हम शोधन नस्य दे दें तो वात वृद्ध हो जाता है, वात बढ़ जाता है और उसके डिसीजेस होते हैं। तो इसमें ब्रोहण द्रव्य, हल्का स्वेद और घी और दुग्ध युक्त द्रव्यों का नस्य देते हैं। घी और दुग्ध युक्त द्रव्यों का नस्य देते हैं। मतलब शोधन नस्य में शमन नस्य देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और शमन नस्य में शोधन नस्य देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट विच इज प्रतिमर्श नस्य। ये सभी चिकित्सा में चलने वाला है। शोधन में भी प्रतिमर्श दे सकते हैं, स्नेहन में भी प्रतिमर्श दे सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही है कि नस्य पूरा नहीं दिया जाता, उंगली को तेल में डुबा के सिर्फ नाक में घुमाया जाता है। व्यापद से मुक्त है,
और इस नस्य